आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। हम प्राचीन दर्शन और आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के एक बहुत ही शानदार मिश्रण को डिकोड करने वाले हैं। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हमारी असली क्षमता को उजागर करता है और ये साबित करता है कि विचारों की ताकत कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक पक्की वैज्ञानिक सच्चाई है। विलियम अर्नेस्ट हेनले की 19वीं सदी की इस मशहूर लाइन को ही ले लीजिए। ये कविता आंतरिक शक्ति के विचार को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। दिलचस्प बात यह है कि हेनले ने इसे तब लिखा था जब एक गंभीर बीमारी की वजह से वो अपने पैर खोने के कगार पर थे। फिर भी यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में, हमारे विचारों में बसती है। तो आज हम इस विषय को इन 6 प्रमुख हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम अमूर्त दर्शन यानी फिलॉसफी से शुरू करेंगे, फिर इंसान के दिमाग की असली बायोलॉजी को देखेंगे और अंत में कुछ ऐसी आदतें जानेंगे जिन्हें हर रोज अपनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भाग्य का स्वामी और व्यक्तिगत एजेंसी को समझना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी हमारे नियंत्रण के नजरिए को कैसे परिभाषित करती है और इसका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। 1954 में जूलियन रोटर ने एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक विचार दुनिया के सामने रखा, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान को क्या लगता है, क्या उसकी जिंदगी की घटनाओं पर उसका अपना कोई बस है। ये तय करता है कि कोई इंसान खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता है या फिर अपना रास्ता खुद बनाने वाला मानता है। जो लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी की बागडोर उनके अपने हाथ में है, वो ज्यादा प्रेरित और मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। अब इस तुलना को देखिए। यहां जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे 2 अलग अलग तरह की मानसिकता काम करती है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और भारी चुनौतियों के बावजूद रास्ता खोज निकालते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर मुश्किल के लिए बाहरी कारकों या किस्मत को दोष देते हैं। ये दूसरी वाली सोच सीखी हुई लाचारी यानी बस हार मान लेने की आदत को जन्म देती है। भाग 2, नियंत्रण का विभाजन और एपिक्टेटस का शाश्वत ज्ञान। 1950 के दशक के मनोवैज्ञानिकों से बहुत पहले प्राचीन रोम के दार्शनिकों ने मन की शांति के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूला पहले ही खोज निकाला था। इसे द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का विभाजन कहा जाता है। ये एक ऐसा स्टोइक सिद्धांत है जो दुनिया को 2 साफ हिस्सों में बांट देता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने, जो खुद एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे, ये सिखाया कि जिन बाहरी चीजों पर हमारा कोई जोर नहीं है, अगर हम अपनी खुशी उनके साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ बेचैनी और निराशा ही हाथ लगेगी। इसके उलट अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कोशिशों और विचारों पर लगाएं तो एक गजब की आजादी महसूस होती है। लेकिन इसे असल जिंदगी की भागदौड़ में लागू कैसे करें? इन 3 कदमों को देखिए। भावनाओं में बहे बिना या तुरंत गुस्सा किए बिना पहले रुकना और अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस करना, फिर उनका फैक्ट चेक करना और उसके बाद ही एक तर्कसंगत कदम उठाना। ये मानसिक ठहराव ही सच्ची महारत है जो हमें किसी भी प्रतिक्रिया को विवेकपूर्ण बनाने की ताकत देता है। एपिक्टेटस के इस विचार को अमोर फाती या भाग्य से प्रेम करना कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ हालातों को मजबूरी में बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों को खुले दिल से अपनाना है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस शिकायत करने की आदत को जड़ से खत्म करके वर्तमान में शांति खोजने का एक बेहद ताकतवर तरीका है। भाग 3, दिमाग की रीवायरिंग। तो सबसे अहम बात यह है कि यह दर्शन सिर्फ कोई कविता या कहावत नहीं है। इसके पीछे इस बात का ठोस विज्ञान है कि हमारा भौतिक मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन असल में कैसे काम करता है। इस क्लिनिकल डेटा को ही ले लीजिए। ये साफ दिखाता है कि दिमाग कोई पत्थर की लकीर या रुकी हुई चीज नहीं है। हमारा दिमाग अपने ही निर्माण में खुद हिस्सा लेता है। हर दोहराया गया व्यवहार, हर एक विचार खुद को भौतिक रूप से हमारे न्यूरल नेटवर्क में एनकोड कर लेता है। यानी हमारे विचार हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को लगातार बदल रहे हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर रोजाना तार्किक सोच का अभ्यास किया जाए तो दिमाग के वो हिस्से सचमुच मजबूत होते हैं जो फैसले लेने में मदद करते हैं, और वहीं अगर लगातार नेगेटिव विचारों में डूबे रहा जाए तो दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है।
हम लिटरली अपनी रोजमर्रा की आदतों से अपने दिमाग का निर्माण करते हैं। भाग 4 आत्मनियंत्रण का विज्ञान। बायोलॉजी के इस आधार को समझने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण इंसानों की सबसे बड़ी ताकत क्यों मानी जाती है। रिसर्च बार बार यही साबित करती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है वो कोई दुखी या सिर्फ बलिदान देने वाला जीवन नहीं जीते। इसके उलट वो अपनी जिंदगी से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने लक्ष्यों के बीच होने वाले टकराव को बड़ी समझदारी से संभालते हैं और खुद को फालतू की मानसिक परेशानियों से दूर रखते हैं। यहाँ मोटिवेशन और डिसिप्लिन यानी प्रेरणा और अनुशासन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करना असल में एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि प्रेरणा मूड पर निर्भर करती है और ये कभी भी गायब हो सकती है। सच्चा कंट्रोल अनुशासन से आता है। यही अनुशासन धीरे धीरे दिमाग को इस तरह से रीवायर कर देता है कि मुश्किल काम भी बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के अपने आप होने लगते हैं। इस पॉइंट पर गौर करने वाली एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि अत्यधिक अनुशासित लोगों के पास कोई जादुई इच्छा शक्ति नहीं होती। वो बस अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं कि उन्हें कड़े प्रलोभनों का सामना करना ही ना पड़े। वो समस्या पैदा करने वाली चीजों को पहले ही अपने रास्ते से हटा देते हैं। भाग 5 मानसिक मजबूती विकसित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेंटल टफनेस या दिमागी लचीलापन आखिर आता कहां से है। इस चार्ट के अनुसार हमारी आधी मानसिक मजबूती जेनेटिक्स से आती है, लेकिन बाकी का 50% पूरी तरह से हमारे माहौल और जानबूझकर बनाई गई आदतों पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जन्मजात स्वभाव चाहे जो भी हो, मानसिक दृढ़ता को सही नजरिए और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। और ये आदतें कैसे बनती हैं? दर्द के प्रशिक्षण मैदान में। जैसे शरीर की मांसपेशियों को बढ़ने के लिए वजन उठाने का तनाव चाहिए, वैसे ही दिमाग की मजबूती असुविधा का सीधे सामना करने से आती है। दर्द और चुनौती से बचने के बहाने ढूंढने से हमारी क्षमताएं सिकुड़ लाती हैं, जबकि मुश्किलों को गले लगाना ही मानसिक मजबूती का असली राज है। छठा और आखिरी भाग, आंतरिक शक्ति को वापस पाना। इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये है कि पल पल ध्यान भटकाने वाली इस तेज तर्रार दुनिया में हम अपनी आज़ादी वापस कैसे पा सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम दिए गए हैं। एक मजबूत दिमाग का सबसे पहला और आखिरी नियम यही है कि जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद ली जाए। हम ये गहराई से समझ लें कि दुनिया की हर घटना या दूसरे लोगों के व्यवहार को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हर स्थिति पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी ये पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। और हाँ, ये मल्टीटास्किंग का भ्रम एक बहुत बड़ा जाल है। लगातार अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर ले जाने से दिमाग असल में कमजोर होता है। हमारी दिमागी ताकत को बचाए रखने के लिए हमें अपने ध्यान को अंतहीन नोटिफिकेशन से बचाना होगा। गहरा फोकस या डीप वर्क वो ढाल है जो दिमाग को बिखरने से रोकती है। विक्टर फ्रैंकल का एक कोट देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी शिविरों के खौफनाक हालात झेलने के बाद एक मनोचिकित्सक का ये निष्कर्ष इंसान की ताकत की एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई बयान करता है। ये याद दिलाता है कि बाहर चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना हो, अंतिम आज़ादी हमेशा हमारे अपने मन के भीतर ही सुरक्षित रहती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमारा दिमाग हर रोज के फोकस और विचारों से खुद को शारीरिक रूप से बदल रहा है, तो वो नियंत्रण का आंतरिक केंद्र अगली बार कहाँ निर्देशित किया जाएगा? हम आज अपने लिए कौन सा ढांचा तैयार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही भविष्य की दिशा